अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम जनरल बुक ऑफ साइंस क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट हाफ था वो हमने कर लिया है। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट हाफ रहता है। अगर किसी ने फ़र्स्ट हाफ नहीं देखा है तो वो जाकर पहले फ़र्स्ट हाफ देख ले, ताकि फिर हम नेक्स्ट यहाँ से उसे समझ आ जाए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टिशू। नेक्स्ट हम टिशू के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में किस किस तरह के टिशू होते हैं। जिस तरह के हमने एनिमल्स के टिशू के बारे में पढ़ लिया था, एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म के टिशू थे। इसी तरह भी हम प्लांट्स में देखते हैं कि किस तरह के टिशू उनमें मौजूद हैं, किस तरह के सेल्स मौजूद हैं। तो टॉपिक है हमारा प्लांट टिशू। प्लांट सेल्स आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप। प्लांट में जितने भी हमारे सेल मौजूद होते हैं, जितने भी सेल से प्लांट मिलकर बना होता है, तो उनमें ज़्यादातर जो प्लांट्स के सेल हैं वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। यानी कि ये दो कोने और यहाँ से ये वाले दो कोने ये बराबर होते हैं। इस तरह के ये नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप के मौजूद हैं। ये सारे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप के सेल हैं जो प्लांट्स जिनसे बना होता है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देयर शेप इज़ मेंटेन ड्यू टू रिजिड सेल वॉल सराउंडिंग देम एंड अ लार्ज वैक्यूल इन दिस साइटोप्लाज्म। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप बिल्कुल बरकरार रहती है। इनकी रेक्टेंगुलर शेप क्यों बरकरार रहती है? दो चीज़ों की वजह से इनकी रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर बरकरार रहती है। पहले जिस चीज़ की वजह से इसकी रेक्टेंगुलर शेप बरकरार रहती है वो है यहाँ पर लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल की वजह से इनकी शेप यहाँ पर इनके सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स की वजह से यहाँ से जितना भी प्रेशर बाहर से आ रहा होता है, ये वैक्यूल्स उस प्रेशर को रोक देते हैं और इसकी ये सेल अपनी शेप चेंज नहीं करता, इसकी शेप वहीं रहती है। पहले तो वैक्यूल्स की वजह से। दूसरा जो फैक्टर है जो इसकी शेप को, उस सेल की शेप को बरकरार रखता है, उसकी शक्ल को, वह सेल वाल। चूँकि ये जो सेल वाल आप लोगों को, ये मैं एक सेल बना रहा हूँ प्लांट, तो ये सबसे ऊपर सेल वाल होगी। ये सेल वाल सेलुलोज से बनी हुई है। हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये सेलुलोज से बनी हुई सेल वाल जो है ना, ये इसकी शेप को ऐसे मुड़ने नहीं देती, इसकी शेप बिल्कुल बरकरार रहती है। तो इनको मैं रेज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट हम पढ़ सकें। सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिशू। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सेम सेल मिलेंगे, जिस तरह के मैं सेल बना रहा हूँ, ये भी एक सेल है, ये सारे सेम इन साइज़ और सेम कलर के सेल हैं। दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये सब मिलकर टिशू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिशू बनाते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। फिर वही टिशू आगे हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से एक जानदार बन जाता है जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई भी जानदार वो हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट है एपिडर्मल टिशू। एपिडर्मल टिशू, एपी वर्ड का मतलब है आउटर, यानी बाहर की तरफ। एपी मतलब आउटर, डर्मल कहते हैं स्किन को, यानी बाहर की जिल्द के जो पत्ते के, जिस तरह के पौधों में पत्तों के ऊपर या तने के ऊपर बाहर की, सबसे बाहर की जो लेयर होती है सेल्स की, जो हमें नज़र भी आती है, उन्हें एपिडर्मल टिशू हम कहते हैं। जो पढ़ भी लेते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। वही बात है, ये रूट्स, स्टेम जो तना हो गया पत्ते का, तना हो गया दरख्त का, उसकी जड़ें हो गई, और उसके जो है पत्ते हैं, वहाँ पर जो सबसे ऊपर सेल्स की एक लेयर होती है, एक शीट होती है, सेल्स होते हैं मौजूद, उन्हें हम एपिडर्मस सेल कहते हैं या एपिडर्मस टिशू। यहाँ पर मैं रेज़ करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। पहले वाली चीज़ें रेज़ करके, ये देख सकते हैं, ये सेल है, ये सेल बने हुए हैं, ये सबसे ऊपर है, ये हमें नज़र आते हैं, ये एक पत्ते के सेल हैं। तो ये जो एक सेल की एक शीट बनी हुई है, इसे हम कहेंगे एपिडर्मल टिशू। तो आगे हम पढ़ते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय टाइल लाइक सेल्स। ये सेल आप देख सकते हैं, बिल्कुल टाइल जो ईंटें होती हैं उसकी शक्ल के ये सेल हैं। तो विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिशू कॉल्ड एपिडर्मस।
ये जो लेयर होती है सेल्स की, टाइल लाइक सेल्स होते हैं। मैं बना भी देता हूँ टाइल लाइक सेल। ये वो सेल हैं बिल्कुल ईंटों की तरह, टाइल लाइक सेल हैं। ये जब आपस में मिल जाते हैं, एक लेयर, एक शीट बना देते हैं, तब हम इसे कहते हैं एपिडर्मस। द सेल फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यू आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल। अभी ये एपिडर्मस टिश्यू है, इस एपिडर्मस टिश्यू किसी से बना हुआ है? एपिडर्मस के सेल से। ये भी एक एपिडर्मस सेल है, ये भी एपिडर्मस सेल है, ये भी एपिडर्मस सेल है, ये भी एपिडर्मस सेल है, और ये भी एपिडर्मस सेल है। ये एपिडर्मस सेल मिलकर, चूँकि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो ये एपिडर्मल सेल मिलकर एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे मीज़ोफिल टिश्यू। मीज़ोफिल टिश्यू बेसिकली मैं बता भी देता हूँ, फिर बाद में इसको रीड भी कर लेते हैं। मीज़ोफिल टिश्यू जो है ना, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल नहीं, सॉरी, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इनका बेसिकली काम होता है खुराक को तैयार करना, फूड प्रोडक्शन, सूरज से आने वाली रोशनी से खुराक तैयार करना। क्योंकि जानवर अपनी खुराक तैयार ही नहीं करते, इसीलिए पत्ते से जो पौधे हैं वहीं सिर्फ अपनी खुराक तैयार करते हैं पत्तों के ज़रिए। तो ये मीज़ोफिल टिश्यू बेसिकली पत्तों में मौजूद होते हैं। मीज़ोफिल टिश्यू इज़ आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू। मीज़ोफिल टिश्यू को फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक क्यों कहते हैं? फोटो मतलब है लाइट, और सिंथेटिक मतलब है बनाना, मेक। फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो लाइट से खुराक बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, उन्हें मीज़ोफिल टिश्यू को फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट। ये जो मीज़ोफिल टिश्यू होते हैं, ये बेसिकली इनका काम जो होता है प्रिपेयर फूड, फूड प्रिपेयर करना, फूड खुराक तैयार करना पौधे के लिए, और रिमूव वेस्ट यानी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ख़ाम मवाद है, जितने भी वो चीज़ें जो उस पत्ते के काम की नहीं हैं, मीज़ोफिल टिश्यू उनको उस पौधे से बाहर निकालता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर इन लीव्स। ये लीव्स में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये अपर एपिडर्मल लेयर है, और ये नीचे यहाँ पर लोअर एपिडर्मल की एक लेयर बनी हुई है सेल्स की। ये दो लेयर, इनके दरमियान मौजूद होता है मीज़ोफिल टिश्यू। ये अपर एपिडर्मल और नीचे लोअर एपिडर्मल, इनके दरमियान ये देख सकते हैं, ये सारे मीज़ोफिल टिश्यू हैं। ये जितने भी सेल हैं ये सब मिलकर मीज़ोफिल टिश्यू बनाते हैं, जिनका बेसिकली दो काम करते हैं, फूड प्रिपरेशन, फूड तैयार करना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। सेल फार्मिंग मीज़ोफिल टिश्यू आर कॉल्ड मीज़ोफिल सेल। वो सेल जो मीज़ोफिल टिश्यू बनाते हैं, ये सारे मीज़ोफिल टिश्यू है। अब ये सारे सेल मिलकर क्या बना रहे हैं? मीज़ोफिल टिश्यू बना रहे हैं। ये जो एक सेल हैं जो मीज़ोफिल टिश्यू बना रहे हैं, इन सेल को हम कहेंगे मीज़ोफिल सेल। ये मीज़ोफिल सेल मिलकर मीज़ोफिल टिश्यू बना देते हैं। पेलिसेड मीज़ोफिल सेल आर इलांगेटेड एंड tightly packed together forming a layer beneath the upper epidermis। ये वही बात कह रहा है कि अपर जो हमारे पास एपिडर्मस यहाँ पर मौजूद है, इसके नीचे बिल्कुल मीज़ोफिल टिश्यू मौजूद होते हैं। These cells are rich in chloroplast and prepare food during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस मैंने बता दिया है। फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी से जो ये मीज़ोफिल टिश्यू हैं ये खुराक तैयार करते हैं। स्पंजी जैसे कि एक गम होती है हमारे पास, स्पंजी लाइक, उसे स्पंजी कहते हैं। स्पंजी मीज़ोफिल सेल आर लूजली अरेंज। ये लूजली अरेंज होते हैं, बिल्कुल सॉलिड की तरह, लोहे की तरह सख्त नहीं होते, ये लूजली अरेंज होते हैं, इसीलिए स्पंजी गम की तरह होते हैं ये सेल। विद एयर स्पेस अमंग दम, और इनके दरमियान में ये जो मीज़ोफिल सेल हैं, मैं यहाँ पर मिटा कर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मीज़ोफिल सेल, ये जो मीज़ोफिल सेल हैं इनके दरमियान में आप देख सकते हैं ये गैप है, यहाँ पर ये गैप है। ये जो गैप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, यही बात हो रही है कि ये जो मीज़ोफिल टिश्यू होंगे ये लूजली अटैच होंगे, और इनके दरमियान में एक गैप होगा जहाँ पर हवा मौजूद होगी, एक स्पेस होगा। स्पंजी मीज़ोफिल इज़ लोकेटेड बिलो
दी प्लेसाइड लेयर एंड अबव दी लोअर एपिडर्मस। ये लोअर एपिडर्मस से ऊपर, ये लोअर एपिडर्मस है, इससे ऊपर होंगे हमारे मेसोफिल टिश्यू। और आगे फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन स्पंजी मेसोफिल सेल। ये जो स्पंजी मेसोफिल सेल हैं ये सारे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, सूरज से आने वाली रोशनी से यहाँ पर खुराक बनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू अभी हम पढ़ेंगे। वेस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक होता है सिंपल टिश्यू जो सिंपल जिनका स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स हमें दिखने से ही एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसे वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम सेल। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर नाम से ही जाहिर है, वेस्कुलर मतलब वेसल्स की तरह, हमारे जो रगे हैं जिस तरह वेसल हैं, पाइप की तरह के जो हमारे पास सेल होते हैं उन्हें वेस्कुलर टिश्यू सेल कहते हैं। ये पौधे में दो किस्म के होते हैं, एक फाइलम सेल्स होते हैं, ये भी ट्यूब नुमा होते हैं, इस तरह ट्यूब नुमा, और दूसरे होते हैं जाइलम, वो भी इस तरह ट्यूब नुमा सेल होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम सेल आर ट्यूबुलर इन शेप, यही बात मैं कर चुका हूँ, वो ट्यूब नुमा की उनकी शक्ल होती है। जाइलम सेल आर फॉर्म जाइलम टिश्यू। जाइलम के सेल्स ये मिलकर, मैं बना रहा हूँ, ये ट्यूब नुमा, ये जाइलम सेल है, ये सारे मिलकर जाइलम टिश्यू बना देते हैं। चूँकि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो ये सेल मिलकर जाइलम सेल मिलकर जाइलम टिश्यू बनाएंगे, मेसोफिल सेल मिलकर मेसोफिल टिश्यू बनाएंगे, इसी तरह फ्लोएम सेल मिलकर फ्लोएम टिश्यू बनाएंगे। जाइलम सेल का फंक्शन क्या है जाइलम टिश्यू का? विच कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड फ्लोएम सेल फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू विच ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बेसिकली समझने की बात है कि जो जाइलम हमारे पास टिश्यू होते हैं उनका काम होता है रूट से, ये रही रूट, यहाँ रूट में सॉइल यानी मिट्टी से पानी जज्ब होता है, और ये काम कौन करते हैं? ये जाइलम टिश्यू जो ट्यूब नुमा होते हैं, ट्यूब नुमा टिश्यू से पानी ऊपर जाता है और पौधे के पत्तों तक और पौधे के ऊपर तक ये पानी पहुंचाते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ कि जाइलम टिश्यू का काम क्या है। बेसिकली जाइलम टिश्यू का काम है पौधे में जो पानी है उसे जड़ से दूसरे हिस्सों तक पौधे के पहुंचाना। और फ्लोएम का काम पहले भी मैं बता चुका हूँ। फ्लोएम जो है ना, वो पौधों में जो खुराक सूरज की रोशनी से तैयार हो रही होती है, वहीं फ्लोएम जो ट्यूब नुमा के टिश्यू होते हैं, फ्लोएम टिश्यू, वो पत्ते में बनने वाली खुराक को मुख्तलिफ हिस्सों तक पौधे को पहुंचा देते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम रन पैरेलल इन प्लांट बॉडीज़। प्लांट की जो बॉडीज़ होती है, ये एक प्लांट बॉडी है, तो वहाँ पर ये जाइलम सेल मौजूद हैं और ये फ्लोएम सेल मौजूद हैं। ये जाइलम सेल और फ्लोएम सेल बिल्कुल साथ साथ जा रहे होते हैं। चूँकि जाइलम सेल हमने पढ़ लिया, उनका फंक्शन है पानी को जड़ से दूसरे हिस्सों तक ले जाना, और फ्लोएम सेल का फंक्शन है खुराक को, पत्तों में बनने वाली खुराक को पत्तों से मुख्तलिफ हिस्सों में पौधों के पहुंचा देते हैं। ये फ्लोएम का फंक्शन था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। जिस तरह कि हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है कि किस किस किस्म के टिश्यू थे प्लांट में, अभी उसी तरह हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में किस किस तरह के टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू इंक्लूड एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू भी होते हैं, नर्व टिश्यू भी होते हैं और ब्लड टिश्यू भी होते हैं। जो एनिमल में टिश्यू होते हैं वहाँ पर ब्लड टिश्यू भी हमें मिलेंगे। जिस तरह हमारा खून है, खून के में सेम किस्म के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। रेड ब्लड सेल मिलकर बहुत सारे रेड ब्लड सेल मिलकर एक रेड ब्लड सेल टिश्यू बना देते हैं, वाइट ब्लड सेल टिश्यू। इसी तरह नर्व टिश्यू में एनिमल्स के अंदर नर्व टिश्यू होते हैं। ये नर्व टिश्यू का काम क्या होता है? ब्रेन तक मैसेज ले जाना और ब्रेन से वापस दिमाग से जो जिस मसल से काम करवाना है उस मसल तक पैगाम ले जाना है। दूसरे होते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू हमारे जिस्म में मौजूद जितने भी मसल्स होते हैं, हमारे जिस्म में जितने भी गोश्त लगे होते हैं मसल, वो चूँकि सेम सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो एक मसल सेल और इसी तरह ज़्यादा मसल सेल मिलकर मसल टिश्यू बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू मतलब अभी ये एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ते हैं, इसी तरह बारी बारी हम करके सारे टिश्यू ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब बाहर की तरफ, थीलियल मतलब जो लेयर होती है, और टिश्यू एपिथेलियल मतलब जानवर, जो जानवर हमारे पास होते हैं जानदार, उनमें उनकी जल्द के ऊपर जो बाहर हमारे टिश्यू मौजूद होते हैं उन्हें एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी एपिथेलियल सेल एक ये जिस तरह मैं बना रहा हूँ एपिथेलियल सेल, इस तरह हमारे जल्द के ऊपर एपिथेलियल सेल सारे मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बना देते हैं। विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म फ्लैट शीट और लेयर। ये हमारे पास क्लोजली या तो क्लोजली इस तरह पैक होते हैं और एक लेयर बना देते हैं हमारे जल्द के ऊपर, जिन्हें हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दिस टिश्यू मेक द सरफेस लेयर ऑफ स्किन एंड इनर लाइनिंग ऑफ ट्यूब एंड कैविटीज़ इन द बॉडी। बेसिकली ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये तो या तो हमारे जल्द के ऊपर मौजूद होते हैं, या तो इनर लाइनिंग जिस तरह हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इसकी जो अंदरूनी जो इनर लाइनिंग मतलब अंदरूनी जो इनके ऊपर वाल होती है, जो लेयर बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। या हमारी बॉडी में कैविटीज़ जिस तरह की ओरल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर ओरल कैविटी है, ये सारी कैविटीज़ इनके ऊपर जो एक लेयर जो होती है सेल की, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। स्किन सेल्स आर लाइकली द टाइल्स एंड टाइटली अटैच टू वन अनदर। हमारे स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल के सेल्स, ये टाइटली पैक होते हैं और एक लेयर बनाते हैं। दे मेक अ प्रोटेक्टिव कवर, जिसे हम स्किन कहते हैं, ओवर दी बॉडी। ये एपिथेलियल सेल मिलकर एक लेयर बनाते हैं हमारे जल्द के ऊपर, जो हमारे जल्द को प्रोटेक्ट करती है बैरूनी इन्वायरमेंट से। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मसल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ लिया। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल। चूँकि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो मसल सेल है। मसल सेल ये देख सकते हैं, ये मसल सेल, यहाँ पर बहुत सारे मसल सेल मिलकर एक मसल टिश्यू बना देते हैं। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल टिश्यू में बेसिकली हमारे पास एक क्वालिटी होती है, वो होती है इसका रिलैक्स होना और कंट्रैक्ट होना। क्योंकि मसल हमारे बॉडी में होते हैं वो रिलैक्स होते हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वो सिकुड़ते हैं तो बॉडी में मूवमेंट आती है। अब ये वाले जो हमारे पास यहाँ पर जो मसल टिश्यू मौजूद है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बाजू में हमारे मूवमेंट आएगी, हम कोई काम कर सकेंगे। मसल टिश्यू का बेसिकली जो फंक्शन है, जो काम है, हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाना है। इसी तरह कार्डियक मसल इन द हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पंप ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी। इसी तरह हमारे पास कार्डियक मसल, उनका फंक्शन, कार्डियक मतलब दिल, मसल मतलब दिल में मौजूद जितने भी मसल हैं वो कार्डियक मसल कहलाते हैं। इसी तरह स्टमक में भी हमारे मसल मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल जो है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं तो खून हमारे दिल से हमारे जिस्म में पहुंच जाता है। इसी तरह हमारे पास स्केलेटल मसल होते हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटन कहते हैं जो ढांचा है, हमारी हड्डियों का जो ढांचा है हमारे जिस्म में, और उनके ऊपर जो मसल मौजूद होंगे वो स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो हैं जो हमारे ढांचे के ऊपर मसल मौजूद है, उन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। काज मूवमेंट इन दी बोन्स। स्केलेटल मसल की वजह से मूवमेंट होगी, बोन्स हमारी हड्डियों के ऊपर मौजूद होते हैं। इसी तरह इनके मूव होने से, इनकी हरकत से हमारी हड्डियों में मूवमेंट पैदा होती है, वो हम कोई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मसल यहाँ पर मौजूद है, इसका नाम बाइसेप मसल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे बाजू में मौजूद होता है। ये जब कंट्रैक्ट होता है यहाँ से इधर और यहाँ से इधर कंट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है, तो हमारा यहाँ पे जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पर हमारा बाजू सिकुड़ जाता है और हम यहाँ पर मूवमेंट आ जाती है। इसी तरह स्मूथ मसल्स हैं आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टू काज मूवमेंट इन डिफरेंट आर्गन। स्मूथ मसल का बेसिकली जो फंक्शन है ये हमारे बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, और इनका भी फंक्शन वही होता है जब ये सिकुड़ते हैं, जब ये सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, सिकुड़ने से वहाँ पर मूवमेंट पैदा होती है, हरकत पैदा होती है जो हमें चाहिए होती है, वो हरकत की हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल दिखाए गए हैं। कार्डियक मसल हैं, ये भी एक कार्डियक सेल है, नीचे भी एक कार्डियक सेल है। ये कार्डियक यानी दिल, कार्डियक सेल मिलकर कार्डियक टिश्यू बना देते हैं। स्केलेटल मसल सेल,
स्केलेटल मसल सेल मिलकर स्केलेटल मसल टिश्यू बना देते हैं। ये एक स्मूथ मसल है। इस तरह के स्मूथ मसल, बहुत सारे स्मूथ मसल मिलकर स्मूथ मसल टिश्यू बना देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है नर्वस टिश्यू। अभी हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो जानवरों में एक किस्म का एक टिश्यू मौजूद होता है, एक किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम नर्वस सेल या नर्वस टिश्यू कहते हैं। पढ़ते हैं ईच न्यूरॉन हैज़ ब्रांच एंडिंग एंड अ लॉन्ग फाइबर। न्यूरॉन हमारे जिस्म में न्यूरॉन सेल होते हैं। इस तरह न्यूरॉन सेल होते हैं। यहाँ पर एक हेड होता है, वहाँ से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन सेल शुरू होता है, यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह यहाँ पर ये ब्रांचेस होती हैं हर न्यूरॉन सेल में। ये यहाँ पर बात हो रही न्यूरॉन हैज़ ब्रांच एंडिंग एंड लॉन्ग फाइबर। जो इनकी इंड होती है, ये एक न्यूरॉन की इंड हो गई, ये दूसरे न्यूरॉन की इंड होगी, यहाँ पर ब्रांच निकली होंगी, ये ब्रांचें होंगी और लॉन्ग फाइबर होगा, ये एक लंबा लॉन्ग फाइबर है। ये इसी तरह न्यूरॉन सेल मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। न्यूरॉन सेल का बेसिकली फंक्शन ये होता है, ये हमारे दिमाग तक पैगाम ले जाते हैं और हमारे दिमाग से वापस मसल जो हमारे मौजूद हैं, हमारे जिस्म में गोश्त मौजूद हैं, हमारे मसल सेल मौजूद हैं, जो हम काम करते हैं, ये सारे हम इन न्यूरॉन सेल्स की वजह से वो काम कर सकते हैं। क्योंकि ये न्यूरॉन सेल दिमाग तक पैगाम पहुंचाते हैं, दिमाग जो भी ऑर्डर देता है ये हमारे वापस मसल तक वही पैगाम लाते हैं और हम वो काम कर सकते हैं। तो आगे न्यूरॉन फॉर्म नर्वस टिश्यू टू ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। ये वही बात हो गई, न्यूरॉन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक बंदे का दिमाग है तो यहाँ से मैसेज जाएगा, जाते हुए इसके दिमाग में ले जाएगा। न्यूरॉन्स का बेसिकली फंक्शन यही है, यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो है ना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, मैसेज ले जाते हैं, दिमाग तक मैसेज ले जाते हैं। नीचे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये वो सेल बॉडी है, ये ब्रांच यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये एक लंबी यहाँ पर एक टेल होती है हर न्यूरॉन सेल की, जिसे एक्सोन कहते हैं। और यहाँ पर दोबारा यही सेल बॉडी है, ये भी एक सेल बॉडी थी और ये भी एक सेल बॉडी यहाँ पर बनी हुई है। ये एक और न्यूरॉन सेल है, इसकी भी एक सेल बॉडी होगी, इसका भी एक एक्सोन होगा। तो जब ये कोई मैसेज कंडक्ट करेंगे तो ये इस एक न्यूरॉन से होते हुए आएगा, इस न्यूरॉन से होते हुए दिमाग तक जाएगा। इसका फंक्शन हमने पढ़ा है, एक्सोन का जो फंक्शन है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाना इसका फंक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू अभी हम पढ़ेंगे। ब्लड यानी कि खून, टिश्यू यानी टिश्यू मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सेल मिलकर, सेम किस्म के सेल मिलकर, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ब्लड टिश्यू है तो मतलब सेम किस्म के जो हमारे खून के सेल होंगे वो मिलेंगे तो ब्लड टिश्यू बन जाएगा। तो पढ़ लेते हैं इसे। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल। ब्लड जो हमारा है ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये बनता किस तरह है, ब्लड सेल मिलकर ये ब्लड टिश्यू बना देते हैं। ब्लड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड टिश्यू किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, ब्लड के सेल्स पर, यानी ब्लड सेल खून के सेल मिलकर ब्लड टिश्यू यानी खून टिश्यू ब्लड टिश्यू बना देते हैं। ब्लड सर्कुलेट्स मतलब घूमना थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में खून घूम रहा होता है, वहीं खून कभी दिल में होता है, वहीं खून हमारे हाथ में, हमारे पाँव में घूम रहा होता है। तो बेसिकली वो जो हमारा खून जो घूम रहा होता है उसमें मटेरियल्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म को, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारे जिस्म के हर हिस्से को उस खून की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो जो हमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो ब्लड में घूम रही होती हैं और वो दिल उन्हें पंप करके दूसरी जगह तक खून को पहुंचाता है। और जिस जगह पर किसी चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ें किसी मसल को ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड से वहाँ पर वो चीज़ें चली जाती हैं। रेड ब्लड सेल आर राउंड एंड फ्लैटेंड। रेड ब्लड सेल जो है ना ये राउंड सेल होंगे, ये बने भी होंगे यहाँ पर राउंड सेल होंगे और ये फ्लैट सेल होंगे, बिल्कुल
दरमियान में थोड़ा सा गड़ानुमा होगा और ये बिल्कुल फ्लैट होंगे कनकेव की शेप में। ये इस तरह दरमियान में इस तरह चांद की शक्ल के होंगे। इनका काम क्या होता है रेड ब्लड सेल का? दे कैरी ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू होल बॉडी। हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है हवा से, तो बेसिकली हमारे पूरे जिस्म को जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते। इसीलिए ये रेड ब्लड सेल में वो ऑक्सीजन चली जाती है और ये रेड ब्लड सेल जो हमारे खून में घूम रहे होते हैं, जिस्म के हर एक कोने में जाते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल जब हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो हमारे जो इनके साथ ऑक्सीजन लग जाती है, वो ऑक्सीजन मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुंच जाती है जहां पर उस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह मतलब रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाना। दे आल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम बॉडी सेल टू लंग्स फॉर ब्रीथिंग इट आउट। दूसरा इसका फंक्शन, पहला फंक्शन तो ये होगा कि ये ऑक्सीजन मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाती है। दूसरा फंक्शन ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जब कोई जिस्म हमारा काम करता है, मसल हमारे काम करते हैं, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक है, तो इसे हमने फौरी जिस्म से निकालना होता है। इसको निकालने का भी वही तरीका होता है। ये रेड ब्लड सेल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लग जाती है। ये रेड ब्लड सेल जब पूरे जिस्म से घूम कर वापस फेफड़ों की तरफ, दिल से फेफड़ों की तरफ जाते हैं, तो फेफड़ों में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर हमारे मुंह से जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर चली जाती है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल किल डिजीज़ काजिंग जर्म्स। इसी तरह वाइट ब्लड सेल भी हमारे खून में मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल, ये रहा एक वाइट ब्लड सेल। तो इनका फंक्शन क्या होता है? हमारे जिस्म में अगर कोई बैक्टीरिया घुस आया या कोई ऐसी चीज़ घुस आई जिसने बीमारी पैदा करनी है, तो ये वाइट ब्लड सेल उससे लड़ते हैं। प्लेटलेट्स, इसी तरह प्लेटलेट्स मेक क्लॉट एंड इंजर्ड पार्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट सेल हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वाले। इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली जब हमारे जिस्म में कोई चोट लगती है, हमारा एक्सीडेंट होता है, हम गिरते हैं, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो इन प्लेटलेट्स का काम ये होता है, इनका काम होता है खून को रोकना। जो हमारे जिस्म से खून निकल रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है, ये वहाँ पर ये क्या बना देते हैं? यहाँ पर लफ्ज़ आया क्लॉट, ये वहाँ पर क्लॉट ऐसे गुच्छा बना देते हैं ऐसे। ये सारे प्लेटलेट्स वहाँ पर मिलकर जो जो सुराख निकला था हमारे जिल्द में, जहाँ से खून ज़ाया हो रहा था, वहाँ पर ऐसे जम जाते हैं ताकि मज़ीद खून ना ज़ाया हो। प्लाज्मा हेल्प द बॉडी रिकवर फ्राम इंजरी, डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अभी हमने देख लिया कि हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। रेड ब्लड सेल थे, वाइट ब्लड सेल थे। रेड ब्लड सेल का काम था ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। वाइट ब्लड सेल का काम था बीमारियों से, जो बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम वगैरह थे, उनसे लड़ना। प्लेटलेट्स का काम था हमारे खून को रोकना, ज़ाया ना हो। इसी तरह हमारे जिस्म में होता है प्लाज्मा, पानी नुमा की एक चीज़ होती है, उसमें हमारे जिस्म में उसमें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स, फैट्स, हर चीज़ होती है जो हमारे जिस्म में जिन उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अभी तक बेसिकली हम बात कर रहे थे सेल से टिश्यू किस तरह बनते हैं, सेम सेल मिलकर टिश्यू बना देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। पहले हम देखेंगे कि पौधों में किस तरह एक ऑर्गन बनता है, मतलब सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देते हैं। फिर हम प्लांट्स के ऑर्गन देखने के बाद फिर हम जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो हम एनिमल्स में, जानवरों में वो ऑर्गन देखेंगे कि किस किस किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन हायर प्लांट एंड एनिमल डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब। हमारे जो जानवर हैं और पौधों में, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू होते हैं, वो मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू मिलकर एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। यही जो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू एक काम कर रहे होते हैं, ये एक ऑर्गन बना देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मज़ीद भी कि किस तरह ऑर्गन में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू एक काम किस तरह से कर रहे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन आर लिंक टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन मिलकर फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, एक पूरा सिस्टम बन जाता है। जिस तरह सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से फिर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक जानदार बन जाएगा।
तो आर्गन एंड आर्गन सिस्टम इन प्लांट में आर्गन और आर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर etc आर डिफरेंट आर्गन इन प्लांट में जो आर्गन है, तो प्लांट्स में पत्ते होते हैं वो भी एक आर्गन है, प्लांट्स में स्टेम होती है वो भी एक आर्गन है, और प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं वो भी एक आर्गन है, प्लांट्स में जड़ें होती हैं वो भी एक आर्गन है। ये सारे आर्गन मिलकर एक आर्गन सिस्टम बना देते हैं, एक जानदार बना देते हैं जिसे हम पौधा कहते हैं। इसी तरह जानवरों में भी मुख्तलिफ किस्म के आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं रूट एंड इट्स ब्रांच मेक रूट सिस्टम। रूट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रूट जड़ है, ये बहुत सारी जड़ मिलकर क्या बना रही हैं, यहाँ पर एक रूट सिस्टम, एक सिस्टम बन रहा है जिसे हम रूट सिस्टम कह रहे हैं, जिसका काम होता है पानी ले जाना पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स तक। रूट सिस्टम इन प्लांट विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल यानी मिट्टी। रूट सिस्टम का काम क्या होता है, बेसिकली पानी को मुख्तलिफ जो हिस्से हैं पौधे उन तक पहुंचाना। स्टेम, इट्स ब्रांच एंड फ्लावर मेक दी शूट सिस्टम। जो इसके बाद रूट सिस्टम हमने देख लिया कि रूट्स मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, इसका काम है पानी को ले जाना। इसी तरह शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम, ये मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये रहा रूट सिस्टम। ये जो रूट में हमारा एक सिस्टम होता है, बहुत सारी जड़ें रूट्स मिलकर एक रूट सिस्टम बना देती हैं। इसी तरह शूट सिस्टम जो है ना, ये हमारे पास पत्ते हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये स्टेम तना हो गया, ये सारे मिलकर शूट सिस्टम बना रहे हैं। तो इट सपोर्ट द होल प्लांट स्ट्रक्चर, वेस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो हमारे पास शूट सिस्टम है ना, ये पौधे को मदद करता है कि उसे सपोर्ट रहे, वो सीधा खड़ा रहे, और दूसरी वो सपोर्ट करेगा वेस्कुलर सिस्टम में पौधे से जितनी भी वेसल गुजर रही हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो पाइपलाइन सिस्टम बिछा हुआ है पौधे के इस तने से गुजर रहा है, उसे सपोर्ट करती है ताकि पानी पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक जाए, खुराक पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाए। तो ये शूट सिस्टम इसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अभी हम ह्यूमन बॉडी में पौधों में हमने देख लिया किस तरह के आर्गन थे, वहाँ पर मुख्तलिफ आर्गन हमने देखे थे, लीफ थे, पत्ते थे, जड़ थे, तना थे, फ्लावर वो एक आर्गन थे, और ये वो एक पौधा बना रहे थे। इसी तरह हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ किस्म के आर्गन होते हैं जो एक आर्गन सिस्टम बना देते हैं। डिफरेंट आर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मौजूद हैं, जिस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारी खुराक को हज़म करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू होता है, यहाँ से खुराक हमारे एसोफिगस से होते हुए एक नाली है जिसे एसोफिगस कहते हैं, वहाँ से जाते हुए हमारी खुराक मैदे में जाती है, और मैदे से फिर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो निकल जाती है जिस्म से बाहर। ये जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, ये इसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। ये आर्गन सिस्टम कैसे बना है, और मुख्तलिफ किस्म के आर्गन से मिलकर बना है ना। स्टमक एक अलग आर्गन है, एसोफिगस में अलग किस्म के सेल मिलकर एक आर्गन बना रहे होते हैं, माउथ में एक अलग किस्म के आर्गन्स होते हैं, टंग हो गई, दूसरे आर्गन हो गए। तो ये सारे जो आर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे मिलकर एक सिस्टम बना रहा है जिसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं, वो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे जिस्म में सिस्टम है वो है ब्रीथिंग सिस्टम, जो हमारे सांस लेने का अमल है, मुंह से हमारे हवा जाती है, तो वो हमारे फेफड़ों में, फेफड़ा भी एक आर्गन है, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे जो आर्गन सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम देखते हैं कि किस तरह दिल, हमारे जो दिल होता है, किस तरह वहाँ से मुख्तलिफ हमारे जिस्म के हिस्सों में किस तरह से खून पहुँच जाता है, उसे ब्लड यानी खून सर्कुलेटिंग यानी वो घूम रहा है सिस्टम। मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे जिस्म में किस तरह खून घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वो चीज़ें जो हमारे जिस्म में जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारे जिस्म के लिए ख़तरनाक होते हैं, वो किस तरह हमारे जिस्म से बाहर चले जाते हैं, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आर्गन वर्क टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी टू कीप इट अलाइव। ये जो सारे हमने सिस्टम पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम,
हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर एक पूरा एक जानदार बना देते हैं, एक इंसान बना देते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि किस तरह एक मुख्तलिफ आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं और आर्गन सिस्टम किस तरह मिलकर एक जानदार बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर देखते हैं, ये सारे सिस्टम हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में मुंह से हमारे सांस जा रही है, मुंह से होते हुए ट्रेकिया जो नाली है वहाँ से होते हुए हमारे लंग्स में, लंग से फिर दोबारा निकल जाती है। ये एक सिस्टम हो गया जिसे हम ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया किस तरह खुराक कहाँ कहाँ से गुजर रही थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म में बन रहे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो किस तरह से किडनी उन्हें किस तरह से खून से उन ख़राब चीज़ों को निकाल कर हमारे यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर पेशाब जमा होता है वहाँ से और ये पेशाब निकल जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसे ही कहते हैं कि किस तरह जो वो चीज़ें जो हमारे जिस्म में जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो किस तरह जिस्म से बाहर चली जाती हैं। दूसरा हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरह खून जिस्म से दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। खून हमारे लंग्स में भी जाता है, हार्ट से खून टांगों में, पाँवों में, दिमाग में, हर जगह जा रहा होता है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेटिंग, ब्लड यानी ब्लड घूम रहा है, सर्कुलेटिंग मतलब वो घूम रहा है वो, तो इस सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसे हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह इंशाल्लाह अभी हम पूरी इस क्लास 6 की बुक को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।